हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा प्राचीन भारत के इतिहास का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता टॉपिक को कवर करेंगे। टॉपिक वाइज हम पूरे प्राचीन भारत के इतिहास को कवर करेंगे। इसी तरीके से हमने आधुनिक भारत के इतिहास को कवर किया था। प्रश्नों के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे। चूंकि एक यह रिवीजन मोड है, लेकिन रिवीजन कॉन्सेप्ट के साथ भी होता है तो चीज़ें स्ट्रांगली माइंड में सेट हो जाती हैं। चूँकि हम यह महेश अग्रवाल सर की NCERT पुस्तक से कवर कर रहे हैं। NCERT अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके प्रश्न तो अति महत्वपूर्ण होते हैं। हम प्रश्नों को देखेंगे, जहां आवश्यक होगा कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हुए चलेंगे, जिससे हमारे प्रश्न भी सही हो जाएंगे और हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और टॉपिक से अगर प्रश्न आएगा तो वो गलत नहीं होगा। चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। जैसे जब इतिहास को कई भागों में बांटा जाता है तो उसके समय को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देते हैं। जैसे किसी ने 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक बांट दिया हो, लेकिन सबसे अधिक मान्यता प्राप्त काल हड़प्पा सभ्यता का 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व तक है। तो याद रखिएगा। और यही माना भी जाता है कि कभी प्रश्न आए कि हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड कितना है, 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व जिसे हम इंग्लिश में BC भी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। आगे है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल अर्थात प्राचीन स्थल, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी क्यों? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज सिंधु नदी के किनारे स्थित हड़प्पा नामक स्थल से हुई, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। आगे है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि जिसे इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता के लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। इसके साक्ष्य मिले हैं। इस काल में मानव द्वारा लिपि भी पढ़ी नहीं जा सकी। उनकी खुद की लिपियां हैं, लेकिन आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। अर्थात साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, लिखित हैं, लेकिन आज तक उसे मानव पढ़ नहीं पाया है। यह जो भी साक्ष्य मिले वो भाव चित्रात्मक थे। चित्रात्मक का अर्थ यह हुआ कि जैसे वहां पे ऐसे कुछ वृक्षों के चित्र बना के, कुछ अन्य जानवरों के चित्र बना के एक क्रम प्रस्तुत किया गया। इससे ऐसे लगता है कि यही उनकी एक लिपि थी जो भाव चित्रात्मक है। जैसे किसी को मारना है तो एक निर्देश दिया जाता था, वो लिखा नहीं जाता था, एक डायरेक्शन फिक्स हो जाता था, वही भाव चित्रात्मक कहलाता है। कि जैसे नर्तकी की एक मूर्ति मिली है, वो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन उस स्त्री को देख के लगता है कि यहाँ की जो व्यवस्था थी वहाँ पे नाच गाने भी चलते थे, श्रृंगार भी हुआ करते थे। तो ये जो भाव है कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हम कुछ चीज़ों को देख के अनुमान यह लगाते हैं कि यह भाव चित्रात्मक थी। जैसे एक लिपि में है तो कुछ पत्ते बने हैं, कुछ वृक्ष बने हैं, कुछ अन्य हैं, तो ये भावनाएं व्यक्त की गई हैं उसमें कि वृक्षों के माध्यम से, और ये उनकी लिपि है, लेकिन आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। आगे है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई हैं। जैसे प्राचीन काल में मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, ये सब खुदाई के दौरान मिले हैं। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें खुदाई से प्राप्त होती है जब हम खनन उत्खनन करते हैं। प्राचीन स्थलों की आगे है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। यहाँ पे कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ पे मानव को मार के वहाँ ढेर लगाया गया था, इसीलिए उसे मृतकों का टीला कहा गया, और पूरे इस स्थल को ही
मृतकों को टीला के नाम से जाना जाने लगा। मोहनजोदड़ो कहाँ है? वर्तमान के पाकिस्तान में। आगे है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, जिसे प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं। इससे पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते थे। प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज। इससे पहले के काल पाषाण काल था। इसके बाद सिंधु सभ्यता आती है। वो यह सिंधु सभ्यता का अर्थ होता है समाज में विकास अपने उच्च स्तर पर पहुंच चुका था। आगे है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। आर्यकाल लगभग 1000 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व में आ गए थे। आर्यकाल माना जाता है, वैदिक काल जिसे कहते हैं। इससे पूर्व ही मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी। जैसे हम देखते हैं, एक ऐसे ही पुजारी की मूर्ति मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो उस पुजारी को देख के लगता है वहाँ पूजा होती थी। वहाँ एक ऐसे मूर्ति है, महिला की मूर्ति है, वहाँ से उसके गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं वो अन्न की देवी मानी जाती हैं। इसी तरीके से अन्य साक्ष्यों से पता चलता है कि मूर्ति पूजा वहाँ थी, जो कि पूर्व आर्यकाल से ही प्रारंभ हुआ। पूर्व आर्यकाल का मतलब यही कि सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा का चलन था, लेकिन मंदिर वंदिर के साक्ष्य कहीं नहीं मिलते हैं। आगे है, यहाँ पे कुछ नोट है। सिंधुवासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया। तांबा और टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्योंकि कांसा एक कठोर बन जाता था, वो लचता नहीं था। तांबा लचीला होता है और टिन में उतनी ताकत नहीं होती, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक कठोरतम धातु बन जाती है, जो कि कांस्य कहलाती है। इसका प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक हुआ है, कांस्य का। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। आगे है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? रंगपुर सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में। जैसे ये गुजरात का क्षेत्र है, तो ये यहाँ रंगपुर है सौराष्ट्र क्षेत्र में। रंगपुर ये पूरा सौराष्ट्र क्षेत्र कहलाता है। आगे है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? ये जैसे ऑप्शन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग दिया है कि हड़प्पा संस्कृति का वह स्थल जहाँ दुर्ग और निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः उच्च नगर जिसे दुर्ग कहते थे और निचला नगर हुआ करता था। तो जो उच्च नगर होता था वो घिरा होता था, उसके लिए किला बना होता था, जबकि जो निचला नगर था कहीं कहीं घिरा होता था और कहीं कहीं नहीं घिरा होता था। निचले स्थानों पर या निचले नगर में आम लोग रहते थे, और जो दुर्ग के अंदर बने होते थे उनमें खास लोगों की व्यवस्था थी। जैसे हम देखते हैं मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है, कहीं ना कहीं वो बड़े धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग किया जा रहा होगा। आगे है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। यही थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक जॉन मार्शल ही थे। इन्होंने ही इसकी खुदाई प्रारंभ करवाई। आगे है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा काल में लोहा प्रचलित नहीं था, याद रखिएगा। लोहे का आविष्कार सिंधु घाटी सभ्यता के समय में नहीं हुआ था। लोहा सबसे पहले कब आया? 1000 ईसा पूर्व में आया। और सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है? 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750, और 1000 ईसा पूर्व में आया, तो बाद में आया। लोहा सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग नहीं होता था।
लोहे की खोज तब नहीं हुई थी। आगे है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। हमने अभी भी देखा कि एक स्त्री की मूर्ति बनी है, उसके गर्भनाल से एक पौधा निकली हुई दिखाया गया है, जो कि एक माना जाता है कि वो कृति की देवी हैं, अर्थात वो रचना करने वाली हैं, किसी भी चीज़ों का वो निर्माण कर सकती हैं। वो तो मातृ देवी की पूजा होती थी। तो कभी भी पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी पूजा होती थी, तो मातृ देवी की। आगे है, यहाँ पे एक नोट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली, जो कि हरियाणा में है, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बनावली हरियाणा में है, जो घग्गर और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसकी घाटियों में अवस्थित है। यह एक सिंधु घाटी का स्थल है। तो बनावली हरियाणा में है। आगे है, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा गुजरात में है। जैसे ये गुजरात का क्षेत्र है, तो ये धौलावीरा यहाँ पे है। आगे है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। शैलकृत स्थापत्य क्या होता है? वहाँ पे कुछ ऐसे गुफाएं हैं, क्षेत्र हैं जहाँ पे चित्रात्मक प्रस्तुति हुई है, वो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। जहाँ पे कुछ, जैसे मान लीजिए घर बना, तो वहाँ पे कुछ डिजाइन हुआ है, डेकोरेशन हुआ है, वह धौलावीरा से प्राप्त हुआ। धौलावीरा गुजरात में है। यहाँ पे एक नोट है, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा नामक स्थल मिला है। लोथल गुजरात में है, जो कि एक गोदीवाड़ा था, यहाँ पे है, यहाँ से बाह्य व्यापार हुआ करता था। यह एक पोर्ट हड़प्पाकालीन स्थल है। आगे देखते हैं, हड़प्पाकालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? हड़प्पाकालीन जो मोहर थे उनका प्रचलित आकार कैसा था? वर्गाकार था, लगभग चौकोर ही हुआ करता था। जो भी मोहरें थी वो चौकोर होती थी। हड़प्पाकालीन मोहरों का आकार वर्गाकार था, चौकोर होता था, चारों कोने लगभग बराबर होते थे। यहाँ पे एक नोट है, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं कि घोड़ा पाला जाता है। हाँ, घोड़े के कुछ अवशेष लोथल जैसे स्थलों से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसको पाले जाने के कहीं साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। तो उनके सिक्के पर, अर्थात जो मोहर होती थी, उनके मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं है, जबकि अन्य जानवरों, बैल, हाथी, ये सब का अंकन मिलता है। आगे है, आधुनिक देवनागरी लिपि। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि जैसे हम आज छोटा बड़ा, छोटी बड़ी लिखते हैं, वो उसका प्राचीन जो रूप क्या था? ब्राह्मी लिपि। जो हमने देखा था, ब्राह्मी लिपि अशोक के द्वारा प्रयोग की गई थी अपने स्तंभ लेखों में। आगे है, विश्व में सबसे पहले, किसकी बात हो रही है? विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ से किया गया था या प्रारंभ हुआ? कपास खेती का प्रारंभ भारत में हो। सबसे पहले कपास की खेती हम देखते हैं कि महाराष्ट्र से प्राप्त होता है, और ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शुरू होता है। 2500 ईस्वी से लेके 1750 ईस्वी के बीच में ही कपास, अर्थात कॉटन का जो व्यापार होने लगा था, वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही होने लगा था। आगे यहाँ पे एक नोट है, सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी? मिस्र की सभ्यता, जो कि नील नदी के किनारे विकसित हुई। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है।
आगे है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुआ है? वृषभ मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। एक बैल था ना, एक सींग वाले बैल, वृषभ मुद्रा, वो तो जो भी था वृषभ, हम देखते हैं बैल, एक मुद्रा पर बैल बना था जो कि वृषभ कहलाता था। वह मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हमने अपने एक जो भी इसका थंबनेल बनाया है उसमें भी हमने एक बैनर लगाया है जो कि एक वृषभ की मूर्ति लगाई है। उसी वृषभ को सबसे पहले प्रयोग मोहनजोदड़ो में हुआ था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है वर्तमान के। आगे है मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? एक मिट्टी की पट्टिका है, एक पट्टी है मिट्टी की, उस पर एक देवता बने हैं जिनको सींग है ऐसे, जैसे मान लीजिए देवता है, ये देवता है तो उनको ऐसे सींग बना है, थोड़ा अजीब वगैरह बना है तो उन देवता को सींग बना है। तो ये मृड़ पट्टिका पर बना है, जैसे ये पट्टिका है उसी पट्टिका पर इस देवता की मूर्ति बनी है जो कि सींग है। सींग युक्त देवता की मूर्ति कालीबंगा से प्राप्त हुई। कालीबंगा राजस्थान में स्थल है। तो सींग युक्त देवता की मूर्ति कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा का अर्थ होता है चूड़ी। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं प्राचीन या पाषाण काल में। आगे है, यहाँ पे एक नोट है, लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता है। सबसे पहले लिखी जाए, यह जो कल्चर है कहाँ से शुरू हुआ था? सुमेरियन सभ्यता में। एक अन्य नोट है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य कृषि पर आधारित थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ आर्य सब बाद में आए, सिंधु घाटी सब आर्य का काल वही वैदिक काल जिसे 1500 ईसा पूर्व से शुरू होता है। उससे पहले सिंधु घाटी के लोग सभ्य अर्थात उनकी जो संस्कृति थी वो उच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी जिसे हम सभ्यता कहते हैं। वहाँ का विकास अपने चरम पर था कि कोई भी चीज़ इतने सुनियोजित तरीके से होती, चाहे मकान हो, नालियाँ हो, रोड हो, व्यापार व्यवस्था हो, बहुत सुनियोजित तरीके से होता था जिसे हम सभ्यता कहते हैं। जबकि आर्य ऐसा कुछ नहीं था, वो कृषि पर आधारित थे। आखेटक भी कभी कभी कर लेते थे। मुख्यतः इनका व्यवसाय कृषि पर था और आर्य कृषि पर निर्भर थे। जबकि सिंधु घाटी के लोग पशुपालन करते थे लेकिन ये व्यापार को अधिक महत्व देते थे। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड। जो मृदभांड प्राप्त हुए इससे पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पहले थी। आगे है, भारत में किस प्रकार के मृदभांड, मृदभांड का अर्थ मिट्टी के पके हुए बर्तन, पकी मिट्टी के बर्तन को मृदभांड कहते थे। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रमाण के प्रतीक माने गए? उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड जिसे हम इंग्लिश में NBPW कहते हैं, NBPW कहते हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रमाण हैं कि जब जो मृदभांड थे वो बहुत अधिक पॉलिश होने लगे तो वह द्वितीय नगरीकरण के प्रमाण के रूप में सामने आए। आगे है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से। चांदी कहाँ से आया करते थे? मुख्यतः अफगानिस्तान क्षेत्र से। आगे है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? सेल खड़ी के पत्थरों का उपयोग मुद्राओं को बनाने में हड़प्पा काल में किया जाता था। तो सेल खड़ी कहाँ मिलता था? राजस्थान के क्षेत्रों से सेल खड़ी प्राप्त होता था। उसी की जो पत्थर थे उसी से
मुद्राएं बनती थी जिससे व्यापार हुआ करता था, वो था हड़प्पा काल में। तो हड़प्पा काल में सेल खड़ी से मुद्राओं का निर्माण किया जाता था। आगे है, यहाँ पे एक डायग्राम बना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये डायग्राम ऐसा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा कहाँ से थी। जैसे अगर मान लीजिए हम मान लें कि पाकिस्तान नहीं बना है, तो भारत का इस तरीके से मैप है, तो कहाँ से कहाँ तक माना जाए, तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी भाग मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में था, सबसे दक्षिणी भाग दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, और सबसे पूर्वी भाग आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, और सबसे पश्चिमी भाग सुतकांगिंडोर जो कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। तो प्रश्न आए अगर कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग मांडा, दक्षिणी दैमाबाद, पूर्वी आलमगीरपुर और सबसे पश्चिमी भाग सुतकांगिडोर, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे था, वो त्रिकोणीय माना जाएगा, ट्रायंगल, क्योंकि आलमगीरपुर का क्षेत्र बहुत लंबा नहीं था, और तो इसलिए इसे हम ट्रायंगल की संज्ञा दे देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिकोणीय आकार में विस्तृत थी, क्योंकि आलमगीरपुर लगभग बराबर में है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे हड़प्पा कालीन कुछ स्थल दिए हैं और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए गए हैं। स्थल कौन से हैं, उनकी खोज किसने किया, उत्खनन किसके द्वारा किया गया, कब किया गया, किस नदी के किनारे वो स्थल हैं, और उनसे प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं, ये हम देखेंगे आज। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पे पहला स्थल है हड़प्पा, जो कि वर्तमान के पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिले में है। हड़प्पा स्थल की खोजकर्ता अर्थात हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, जिसे हम दयाराम साहनी भी कहते हैं, व्हीलर माधवराव स्वरूप वत्स के द्वारा। तो ये दयाराम साहनी को आप जरूर याद रखिएगा। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 ईस्वी की थी। हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे अवस्थित है। इससे प्राप्त साक्ष्य क्या थे, अन्न का भंडार मिला है, कांसे से निर्मित खिलौने की गाड़ियां मिली हैं, पारदर्शी वस्त्र पहनी हुई एक मूर्ति मिली है, गरुड़ चित्रित मुद्रा मिला है, एक मुद्रा है जिस पर गरुड़ बना हुआ है, वह हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। मछुआरे का चित्र, मछुआरा जो मछली पकड़ते थे, मछुआरे का चित्र भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है। शंख का बैल मिला है, एक बैल का निर्माण किया गया जो कि शंख से बना है, और कांस्य दर्पण अर्थात श्रृंगार भी हड़प्पा काल में हुआ करता था। इसका पता चलता है कि कांस्य का दर्पण, जैसे वर्तमान हम सेलिब्रिटी लोग को देखते हैं इस तरीके का दर्पण लिए रहते हैं, तो उस तरीके का दर्पण हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है, हड़प्पा स्थल से। आगे है मोहनजोदड़ो को हम देखते हैं। मोहनजोदड़ो वर्तमान के पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में, यह पाकिस्तान के क्षेत्र में है, लरकाना जिले में। इसकी खोज, मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी, जिन्हें हम आर.डी. बनर्जी भी कहते हैं, और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। तो आर.डी. बनर्जी को आप याद रखिएगा। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, सिंधु नदी के दाएं तट पर, जबकि हड़प्पा जो स्थल है वो रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। यहाँ पे मोहनजोदड़ो के बारे में प्रमुख तथ्य ये है कि विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 16 मकानों का बैरक भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। कांस्य की निर्मित नग्न महिला की मूर्ति, ये हम देखते हैं ना कि कांस्य की निर्मित नग्न महिला मिली है, उसकी मूर्ति भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। आप ये इसको बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। आगे है दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, कौन है, एक पुजारी की मूर्ति मिली है जो कि दाढ़ी रखी हुई है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। आगे दे हैं, चमकते हुए बंदर का चित्र मिला है। एक बंदर, तो ये जानवर भी आप रखिएगा कि इस जानवर का चित्र हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। और यहाँ पे एक श्रृंगी, ये क्या है, एक श्रृंगी पशु वाली मुद्रा प्राप्त हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है। 16 मकानों का बैरक प्राप्त हुआ, कांस्य की निर्मित नग्न की महिला। हम देखते हैं कि वहाँ पे नर्तकी भी प्राप्त हुई है, नर्तकी की मूर्ति। कभी भी प्रश्न है, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, जो कि कांस्य की बनी है। और यहाँ पे एक श्रृंगी पशु की मुद्रा मिली है। एक ऐसे पशु होता था, इसके मुंह पे एक सींग होती थी। ये जो पशु मिला है, ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, लोथल, बहुत महत्वपूर्ण स्थल, हड़प्पा सभ्यता का वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस लोथल है। लोथल वर्तमान के गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। लोथल की खोज या खोजकर्ता रंगनाथ राव के द्वारा हुई। 1955 एवं 1962 ईस्वी में रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया। तो लोथल की खोज रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया। और लोथल भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में भोगवा नदी बहती है, उसके किनारे लोथल अवस्थित है। लोथल के बारे में यह हड़प्पा सभ्यता का गोदीवाड़ा स्थल था। वृत्ताकार एवं चौकोर अग्निवेदिका मिली है। अग्निवेदिका हम जैसे आज होम करते हैं तो या तो चौकोर बना के करते हैं, त्रिकोण बना के भी अब किया जाता है। तो जो गोल और चौकोर, इसके साक्ष्य में लोथल से प्राप्त हुए हैं। हाथी के दांत प्राप्त हुए हैं। चावल व बाजरे पर दो मुहे राक्षस का अंकन मिला है। फारस की मुद्राएं मिली हैं, इससे पता चलता है यहाँ से बाहरी व्यापार हुआ करता था। जो फारस की मुद्राएं मिली हैं। घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं, घोड़े की मृण मूर्ति मिली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 युग्मित समाधियां मिली हैं। हम देखते हैं कि बुर्जहोम से हमें क्या प्राप्त हुआ था, वहां से मानव के साथ कुत्ता दफनाया गया था। और लोथल से 3 युग्मित समाधियां, 3 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया था। यहाँ पे चालाक लोमड़ी का चिन्ह भी मिला हुआ है। तो अब ये 3 युग्मित मूर्तियां गोदीवाड़ा और वृत्ताकार एवं चौकोर अग्निवेदिका याद रखिएगा। और ये घोड़े की मूर्ति जो कि मृण मूर्ति थी प्राप्त हुई है। तो लोथल स्थल की खोज रंगनाथ राव के द्वारा 1955 में खोजी गई। लोथल भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। यह एक गोदीवाड़ा क्षेत्र था सिंधु घाटी सभ्यता का। आगे देखते हैं, चनहुदड़ो, वेरी इंपॉर्टेंट स्थल ये भी है। चनहुदड़ो वर्तमान के पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में। चनहुदड़ो की खोज अर्नेस्ट मैके एवं अंजी मजुमदार के द्वारा की गई। चनहुदड़ो की खोज अर्नेस्ट मैके और एनजी मजुमदार। तो चनहुदड़ो का एनजी मजुमदार आप जरूर याद रखिएगा। 1931 ईस्वी में खोजी गई। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, यह बाएं तट पर है सिंधु नदी के। चनहुदड़ो से मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। कुत्ता बिल्ली को खदेड़े हुए है, इसका एक वहाँ पे चित्र प्रस्तुति है। तो उसके साक्ष्य हमें चनहुदड़ो से प्राप्त होते हैं। मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली के पीछे कुत्ते के दौड़ने का साक्ष्य, लिपस्टिक श्रृंगार प्रसाधन की वस्तुएं। अगर कभी आए प्रसाधन की वस्तु, प्रसाधन का होता है, प्रसाधन का अर्थ होता है श्रृंगार की वस्तुएं, हमें चनहुदड़ो से प्राप्त हुई हैं। वहीं से लिपस्टिक, कांस्य की गाड़ी, जैसे कांस्य की मूर्ति बनी थी वैसे ही कांस्य की गाड़ी के साक्ष्य हमें चनहुदड़ो से प्राप्त होते हैं। वक्रकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल पाउडर। देखिए यहाँ पे चनहुदड़ो से ये सबसे महत्वपूर्ण है। चनहुदड़ो की खोज एनजी मजुमदार के द्वारा 1931 में की गई। यह सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है और लिपस्टिक, कंघा, ये सब याद रखिएगा। तो आप बस इतना याद रखिए, प्रसाधन सामान, श्रृंगार के सामान के साथ हमें चनहुदड़ो से प्राप्त होते हैं। आगे है
कालीबंगा, यह वर्तमान के राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष द्वारा, ब्रजवासी लाल एवं बी के थापर के द्वारा। तो अमलानंद घोष और बी के थापर को आप याद रखिएगा। 1953 और 1960 ईस्वी में खोजा गया। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि हवन कुंड मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्नि हवन कुंड पूछा जाता है प्रश्न। अग्नि हवन कुंड कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक फसल बोने के साक्ष्य भी, और लकड़ी की नाली मिली हुई है। लकड़ी की नाली जैसे मान लीजिए 2 तल अगर महल बन गया, घर बन गया, जो भी उस समय बनते थे, तो जो लकड़ी की, जैसे वर्तमान में प्लास्टिक है, जैसे पाइप बनाने के लिए, फिर उसी लकड़ी से बाहर भी पानी निकाल देते थे। तो ये साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी वर्तमान के हरियाणा में हिसार जिले में है। राखी गढ़ी की खोज सूरज भान के द्वारा 1969 ईस्वी में की गई। राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। राखी गढ़ी में एक महत्वपूर्ण यह है कि यह ताम्र पाषाणिक उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। तो आप बस इतना याद रखिए, राखी गढ़ी की खोज सूरज भान के द्वारा 1969 में की गई। यह घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। और राखी गढ़ी वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले में है। कोट दीजी वर्तमान के पाकिस्तान में खैरपुर जिले में है। कोट दीजी की खोज धुर्रे एवं फजल अहमद खान के द्वारा की गई थी। तो कोट दीजी धुर्रे एवं फजल अहमद खान के द्वारा 1935 एवं 1955 में की गई। यह कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि इसमें किलेबंद का साक्ष्य नहीं मिलता है। सिंधु घाटी के सभी स्थल लगभग किलेबंद हुआ करते थे। ऊपरी नगर और निचले नगर में विभाजित थे, और उसके बाद किलेबंद हुआ करते थे। यहाँ का मजबूत ऊंचे नगर का मजबूत होता था और निचले स्थल का मजबूत नहीं होता था, लेकिन होता था। वहीं एक कोट दीजी स्थल है जहाँ किलेबंद था ही नहीं पूरा नगर, और वहाँ से कच्ची ईंटों के मकान व चूल्हे मिलते हैं। मतलब ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता का। आगे है बनावली। बनावली वर्तमान के हरियाणा में है, हिसार में। बनावली की खोज RS बिस्ट के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी खोजकर्ता, कई बार पूछा भी गया है। बनावली RS बिस्ट के द्वारा खोजा गया 1973 ईस्वी में। RS बिस्ट का पूरा नाम क्या है? रविंद्र सिंह बिस्ट। बनावली सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है, जो कि वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। बनावली से मिट्टी का हल एक खिलौने के रूप में प्राप्त हुआ है। सड़कों पर बैल की गाड़ी के पहिए के साक्ष्य मिले हैं। जौ के साक्ष्य बनावली से प्राप्त हुए हैं। तो बनावली की खोज RS बिस्ट के द्वारा 1973 में की गई। बनावली सरस्वती नदी के किनारे, यहाँ से मिट्टी के हल के खिलौने मिले हैं, और सड़कों पर बैलगाड़ी के साक्ष्य के पहिए मिले हैं, और यहाँ से जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रोपड़, वेरी इंपॉर्टेंट स्थल। रोपड़ वर्तमान के पंजाब में रूपनगर में अवस्थित है। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1955 में की गई। रोपड़ वर्तमान के सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ से प्राप्त हुई है। मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साथ साक्ष्य भी रोपड़ से प्राप्त हुए हैं। तो बस 2-3 बातें आप इसमें याद रखिएगा। रोपड़ कहाँ है? वर्तमान के पंजाब में है, रूपनगर में। तो रोपड़ पंजाब में है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1955 में की। रोपड़ वर्तमान के सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी एवं मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। आगे है रंगपुर, वर्तमान के गुजरात में काठियावाड़ जिले में है। रंगपुर की खोज SR राव के द्वारा की गई थी 1954 ईस्वी में। रंगपुर भादर या मादर नदी के किनारे अवस्थित है, जो कि गुजरात में है। रंगपुर से ज्वार बाजरा 3 संस्कृतियों के अवशेष
नालियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी। अगर कुछ भी ना याद रहे तो रंगपुर से इतना याद रखिएगा, इसकी खोज SR राव के द्वारा की गई थी। यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। भूसी जो धान का छिलका होता है उसके साक्ष्य मिले हैं, वह रंगपुर से। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है आलमगीरपुर, वर्तमान के उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में है। आलमगीरपुर की खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी 1958 ईस्वी में। यह सबसे पूर्वी क्षेत्र था हड़प्पा सभ्यता का। ये आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। आलमगीरपुर से मृतभांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रंगीन चित्रकारी याद रखिएगा। तो बस इतना, ये सबसे पूर्वी स्थल है और ये हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। इतनी चीजें याद रखिएगा। यहाँ है सुतकांगेंडोर, सबसे पश्चिमी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का, जो वर्तमान के पाकिस्तान में बलूचिस्तान जिले में है। सुतकांगेंडोर की खोज ऑरेंज स्टाइन के द्वारा और जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1927 जून 62 में की गई। यह दास्क नदी के किनारे अवस्थित है। सुतकांगेंडोर दास्क नदी के किनारे अवस्थित है। इसके सबसे महत्वपूर्ण यही है कि सबसे पश्चिमी स्थल है सुतकांगेंडोर। यहाँ से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव की स्थितियाँ, राख से भरा बर्तन मिला है। यहाँ से बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि ये भी एक कहीं ना कहीं गोदीवाड़ा स्थल ही था, अर्थात पोर्ट। जो समुद्र के किनारे के क्षेत्र होते हैं उन्हें पोर्ट कहा जाता है। वहाँ से बेबीलोन से व्यापार होने के साक्ष्य मिले हैं। आगे है मांडा, सबसे उत्तरी स्थल, जो कि वर्तमान के जम्मू कश्मीर में है। मांडा की खोज जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में की। मांडा चिनाव नदी के किनारे अवस्थित है। मांडा चर्ट ब्लेड हड्डी से निर्मित वाड़ाग्र मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये चर्ट और ब्लेड मांडा से प्राप्त हुए हैं। ब्लेड याद रखिएगा। आगे है सुतका कोह, यह बलूचिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान में बलूचिस्तान क्षेत्र में भी पेरिन स्थान में है। सुतका कोह की खोज जॉर्ज डेल्स ने की थी 1962 ईस्वी में। यह शादी कौर नदी के किनारे अवस्थित है। बस यह देखिए, सुतका कोह स्थल किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। यहाँ से 2 टीले एवं मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बस ये कभी आ जाए कि कौन कौन से स्थल सिंधु घाटी के हैं, तो उसमें सुतका कोह भी है, याद रखिएगा, क्योंकि नाम कभी कभी अनसुना लगता है। आगे सुरकोटदा, वर्तमान के गुजरात में है। सुरकोटदा की खोज या खननकर्ता गणपति जोशी हैं, जो 1964 ईस्वी में खोजे। सुरकोटदा यह भी सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। सुरकोटदा से कलश, समाधान, घोड़े की हड्डी के साथ तराजू का पलड़ा मिला है। ये इम्पॉर्टेंट है। सुरकोटदा से तराजू का पलड़ा मिला है। खोज इनकी जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। अब 2-3 फैक्ट याद रखिएगा कि सुरकोटदा वर्तमान के गुजरात में है। खननकर्ता जगपति जोशी हैं। सुरकोटदा सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ से कलश के समाधान, अर्थात एक कलश में वहां पे शव को दफनाया गया था। एक जैसे शव है, मान लीजिए कुत्ते का शव है तो उसको कलश में दफनाया गया था। बिल्ली का शव है तो एक कलश में दफनाया गया था। कहीं कहीं बड़ा सा बना के कलश में दफनाया गया। तो ये कलश के जो समाधान है उसके साक्ष्य में सुरकोटदा से प्राप्त होते हैं। घोड़े की हड्डियां, क्योंकि घोड़ा हमें विदेशों से लगता था कि हम वहाँ से व्यापार करते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ घोड़े के कहीं साक्ष्य नहीं मिलते पालन के। घोड़े पालने के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तराजू का पलड़ा, अर्थात नाप तौल भी चलता था, ये इसका साक्ष्य है, सुरकोटदा से मिला है। यहाँ पे एक नोट है, हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, माना जाता है। बार्टर सिस्टम क्या था? जैसे कुछ क्षेत्रों में गेहूं होता है, कुछ क्षेत्रों में चावल होता है, कहीं बाजरा होता है, कहीं अलग अलग क्षेत्रों में होता है। ये लोग आपस में मिलते थे। जहाँ बाजरा
इनको देते थे, इनको देते थे, इनको देते थे। जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता होती थी वो अपने से उनसे बदल लिया करते थे। यही जो बदलने की प्रक्रिया है, वस्तु देकर वस्तु लेना, यही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है, जिसे इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो ये हमारा छोटा सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लेक्चर था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इस लेक्चर को ही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।